नमस्कार, मैं रोहित डोगरा, जेके डायरी न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब अमरनाथ यात्रा का जायज़ा लेने के लिए, जो उसकी सिक्योरिटी का जायज़ा लेने की गृह मंत्री अमित शाह जी जब वापसी गए थे, तो उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में काफ़ी जो बिल पेश किए थे और काफ़ी मुद्दों पे भी बात की थी और काफ़ी प्रस्ताव रखे गए थे। तो उनको राज्यसभा में उन दोनों बिलों को पास किया गया था, जैसे कि हम बात करें अगर आरक्षण को लेके, और जो 6 महीनों के लिए राष्ट्रपति शासन को लेके भी जो जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया गया, उसको लेके बात की जाए। 370 और 35A के मुद्दों को भी उन्होंने उठाया था, आतंकवाद को लेके मुद्दों को उठाया था। तो आज हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर मरजीत सिंह जी हमारे साथ इस समय मौजूद है, तो इनसे हम आज बातचीत करेंगे इसी सब के लिए। तो सर, आपका स्वागत है जेके डायरी में। देखिए, यहाँ तक ये जो राज्यसभा और लोकसभा में जो अमित शाह जी ने एक तो प्रेसिडेंट रूल का 6 महीने एक्सटेंशन किया, तो वो चूँकि मजबूरी थी उनकी, वो चुनाव करा नहीं पाए, जो समय सीमा थी, तो अब एक कंपल्शन थी कि प्रेसिडेंट रूल लगाना था। तो दूसरा जो मुद्दा है कि बॉर्डर के लोगों को जो 3% आरक्षण दिया है इंटरनेशनल बॉर्डर को, जो पहले नहीं था, तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए हम इसका श्रेय जो है वो माननीय गवर्नर साहब को देंगे, क्योंकि उनके नोटिस में हमने ये बात लाई कि LOC पे लोगों को रिजर्वेशन मिल रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो कश्मीरी हुक्मरान हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर के लोगों को रिजर्वेशन से उनको वंचित रखा था। तो गवर्नर साहब को हमने कन्विंस किया और हमें खुशी है कि उन्होंने इस बात को माना। लेकिन कितना अच्छा होता कि 3% जो रिजर्वेशन LOC को मिल रही है उसी को एक्सटेंड किया है। हम चाहते हैं कि कम से कम ये 6%, क्योंकि 3% तो ऑलरेडी मिल रही थी, अब लगभग 4 लाख लोग इसमें ऐड हो गए हैं। 3 ज़िले जो हैं, कठुआ, सांबा और जम्मू ज़िला, तो लगभग 4 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा। तो हम तो ये चाहेंगे कि केंद्र सरकार जो है वो 3% की बजाय इसको 6% रिजर्वेशन की बात करे। और मैं समझता हूँ कि एक और बहुत बड़ा इलाका है, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जिसको नज़रअंदाज किया गया है, वो है OBC के लोग, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं। पूरे देश में उनको 27% रिजर्वेशन है, लेकिन जम्मू कश्मीर में सिर्फ 2% मिल रही है। तो एक बड़ी ज़ाती है उन लोगों के साथ, क्योंकि जो पहले यहाँ हुकूमतें रही हैं, कश्मीर डोमिनेटेड जो हुक्मरान रहे हैं, उन्होंने OBC को बेनिफिट देने की बजाय RBA रख दिया, रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया। तो उससे OBC का जो हक है वो मारा गया। तो मैं समझता हूँ कि दूसरा जो आपने एक बात कही कि 370 और 35A की बात, तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसको किसने रोका है, वो क्यों नहीं 370 तोड़ते। जब वो कहते हैं कि ये टेम्परेरी फेज़ है, तो दे शुड डू इट। पिछले 70 साल से वो ये कह रहे हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो 370 तोड़ेंगे, तोड़ते क्यों नहीं? आज तो वो पावर में है। आज तो काफ़ी चीज़ें विरोध में, जैसे PDP की बात की जाए, NC की बात की जाए, तो ये चीज़ें उनका मेरा, जैसे कि हम आप सुनते भी है कि NC के काफ़ी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है उमर अब्दुल्ला साहब की बात की जाए या फारूक अब्दुल्ला साहब की बात की जाए, तो वो कहते हैं कि हम 370 और 35A को नहीं तोड़ेंगे। नहीं, उनके कहने से कुछ नहीं होता है। वो तो कश्मीरी जो हुक्मरान है वो तो यो कहते रहेंगे, क्योंकि वो इसका फ़ायदा ले रहे हैं। लेकिन जब एक तरफ नरेंद्र मोदी ये कहता है कि पूरे देश में हम एक कानून लागू करना चाहते हैं, 1 इंडिया 1 लॉ, तो वो कहते हैं तो उसके लिए पहले वो करके बताएं ना कुछ। जब पूरे देश में विधानसभा का जो टर्म है वो 5 साल का है, जम्मू कश्मीर में 6 साल का है, तो बीजेपी इसके लिए आर्डर निकाले कि यहाँ की विधानसभा जो है वो भी 5 साल की रहेगी। बीजेपी सत्ता में रही है यहाँ PDP के साथ, एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम यहाँ की असेंबली को 5 साल के लिए करेंगे। तो बाहर ये बातें बहुत करते हैं।
अब 370 की बात है, 370 करें ना, बात पीडीपी को खुश करने की या एनसी की खुश करने की बात नहीं है। बात यह है कि जब पूरी देश में वो ये कहते हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे हम 370 तोड़ेंगे, तो किसने रोका है? तोड़ें, दिखाएं। तो मतलब कि कांग्रेस बीजेपी के इस फैसले को लेकर समर्थन में है। देखिए, हमारा समर्थन करना या नहीं करना मैटर नहीं करता। ये कहते थे लोगों को कि हम तोड़ेंगे, तो ये करके दिखाएं। जो अच्छा काम होगा, जैसे बॉर्डर पे इन्होंने किया है, हम वेलकम करते हैं। हालांकि हम चाहते थे 6% हो, हम चाहते हैं ओबीसी को भी 27% रिजर्वेशन मिले, क्योंकि वो कम्युनिटी सबसे वंचित कम्युनिटी है इस वक्त, क्योंकि वो दिहाड़ीदार लोग हैं, उनको जॉब नहीं मिल रहे, उनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे। तो मेरा ये कहना है कि इस बात पे बीजेपी को कोई फैसला लेना चाहिए। वो कहते हैं हम डिलिमिटेशन करवाएंगे, जम्मू में सीटें कम हैं, हम सीटें बढ़ाएंगे, तो बढ़ाएं, क्यों नहीं बढ़ाते? डिलिमिटेशन कमीशन अनाउंस करें, कुछ ने रोका है। आज तो गवर्नर भी उन्हीं का है, केंद्र में भी उन्हीं की सरकार है। हम चाहते हैं कि जम्मू के साथ इंसाफ हो। बीजेपी कहती थी कि हम इंसाफ करेंगे, 5 साल पहले भी वो सत्ता में रहे, कोई इंसाफ नहीं हुआ। आज भी गवर्नर उन्हीं का नुमाइंदा है। आज क्यों नहीं डिलिमिटेशन की बात करते? बिठाएं डिलिमिटेशन कमीशन। और जम्मू की जो 2-2 लाख वोट पे एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, 1.5 लाख वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, 1,30,30,000 पे एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो यहाँ के लोगों को अगर पॉलिटिकली एम्पावर करना है, तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी को अब एक्शन करना होगा, सिर्फ बातों से नहीं। अगर ये सिर्फ बातें करते रहे, लोगों ने इनको मौका दिया, लेकिन अगर आज ये नहीं कर पाएंगे तो लोग इनको इसका जवाब भी देंगे। सर, जो इलेक्शंस की तारीख है, जो विधानसभा इलेक्शंस को जो आगे बढ़ा दिया गया, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं इलेक्शंस को पहले चाहती थी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, बात ये नहीं है, हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि इलेक्शन हो, जीतेगा कौन हारेगा कौन, ये बात की बात है। लेकिन चूँकि जो तर्क दिया अमित शाह जी ने, वो ये था कि यहाँ अमरनाथ यात्रा चल रही है, टूरिज़्म के हवाले से उन्होंने कहा। तो दूसरा उनका ये था कि इलेक्शन कमीशन ने ये डेटें तय करनी है, जब इलेक्शन कमीशन कहेगा तो वो करेंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, हमारा ये कहना है कि अगर बीजेपी चाहती है कि जम्मू के साथ बेइंसाफ़ी पहली सरकारों ने की है, कश्मीरी हुक्मरानों ने की है, तो आज बीजेपी डिलिमिटेशन कमीशन बिठाए, उसके बाद चुनाव कराए, जम्मू की सीटें बढ़ाएं, ताकि एक पॉलिटिकल बैलेंस बना रहे। जो आज तक पॉलिटिकल अन्याय जम्मू के साथ होता है, वो तभी ख़त्म हो सकता है जब जम्मू को उसका ड्यू शेयर मिले, जो मिल नहीं रहा। तो सर, जब गृह मंत्री अमित शाह जी ने कश्मीर का दौरा किया था, अभी जब वो आए थे, तो उन्होंने काफ़ी बातें कही थी सिक्योरिटी के लेके थी। काफ़ी वहाँ पे जो नेता हैं, काफ़ी एक सिक्योरिटी उनको जो दी जाती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ बोलते हैं। उसके बारे में क्या कहना चाहिए, क्या ये सही है? देखिए, जो भारत के खिलाफ बोलते हैं उनके खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनका तो कोई लिहाज नहीं। जो भारत में रह के भारत देश में जो खाता है और भारत का विरोध करता है, उसके साथ तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। उसमें कांग्रेस पार्टी हो, कोई पार्टी हो, इसमें पार्टियों का मतभेद नहीं है। जो हमारे देश के कानून को नहीं मानता, जो हमारे देश की अथॉरिटी को चैलेंज करता है, उसके साथ तो सख्ती होनी ही चाहिए। तो सर, जो अभी विधानसभा इलेक्शंस भी आने वाली हैं, तो कांग्रेस की किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं इसको लेके? देखिए, तैयारी तो पॉलिटिकल पार्टी अपने आप में लगी होती है, सभी लोग लगे हुए हैं। जैसे ही पार्टी का निर्देश मिलेगा और जिसको पार्टी मैंडेट देगी, वो चुनाव लड़ेंगे। और फिर ये वोटरों पे है, मतदाता पे है कि मतदाता किसको चुनता है, किसको नहीं चुनता है। तो सर, हमारे जम्मू की बात ही नहीं करेंगे हम, हमारे अगर जम्मू की बात भी करें तो हमारे सांबा की बात भी करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे युवा एक नशे की तरफ काफ़ी एक बढ़ते चले जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर रह गया है। और लेकिन अगर बात की जाए तो आखिरकार जम्मू में नशा आ कहाँ से रहा है? अगर आ भी रहा है तो किसी ना किसी प्रकार का कोई शेल्टर है, बिना शेल्टर के किसी प्रकार का ऐसा कोई कारोबार नहीं चलाया जा सकता। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। आज अगर सबसे ज़्यादा इतना मिलिटेंट नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे, जितना मैं समझता हूं कि ये नशे के कारण
हमारी बर्बादी हो रही है। नौजवान जो हैं वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, नौजवान नशे में जा रहे हैं। उसके बड़े कारण हैं। एक तो कारण ये है कि पढ़े लिखे नौजवान को रोज़गार नहीं मिल रहा। दूसरा ये है कि हमारा पड़ोसी पाकिस्तान जो है, जब वो ये समझता है कि मैं भारत जैसे देश को हथियारों से तो हरा नहीं सकता, मिलिटेंट बेच के हरा नहीं सकता, तो वो कहीं ना कहीं अब वो इनडायरेक्टली हमारे नौजवान बच्चों को नशे में धकेल के उनकी लाइफ जो है वो ख़राब करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ अगर हम ये कहें कि पुलिस रोकेगी, तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ पुलिस नहीं रोक सकती, इसमें आवाम को भी आगे बढ़ना है। जो हमारे माशरे में रहने वाले लोग हैं, सोसाइटी में, उनको आगे बढ़ना है, उनको निकलना है आगे। अगर कोई बच्चा नशे में जाता है, कोई देखता है, तो उसको ये कहना चाहिए, बताना चाहिए। हम लोग चुप कर जाते हैं, पेरेंट्स भी चुप कर जाते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है कि उनका बच्चा बर्बाद हो जाता है, तबाही की तरफ बढ़ जाता है। तो पुलिस को भी सख्ती करनी चाहिए, लोगों को भी नज़र रखनी चाहिए। और इस नशे के ख़िलाफ़ मैं समझता हूँ कि सबसे अगर कोई अच्छा काम कर सकता है तो आवाम और पुलिस। पुलिस में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इन नशाखोरों के साथ मिले होते हैं। पुराने लोग हैं, बैठे होते हैं, वो इशारा कर देते हैं, जब पता लगता है बड़े अफसर रेड मार रहे हैं, वो नीचे से टेलीफोन निकली इन्फॉर्म कर देते हैं, वो आगे पीछे भाग जाते हैं। तो इस सब को देखने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि पुलिस में अच्छे अफसर भी हैं जो वो समझते हैं कि ये एक ऐसा हम लोगों को, हमारी बच्चों की जवानियों को बर्बाद करने का एक तरीका पाकिस्तान ने अपनाया हुआ है। तो इसको रोकने का प्रयास हर नागरिक को करना चाहिए। पुलिस भी कर रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों की है, आवाम की जिम्मेवारी है। आवाम नज़र देखे कि कौन लोग ये धंधा फैला रहे हैं, कौन लोग ये काम कर रहे हैं, ताकि उन पर नकेल डाली जा सके। सर, एक और मुद्दा काफ़ी दिनों से चलता आ रहा था कि कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने अपनी अध्यक्षता से जो इस्तीफ़ा दे दिया है, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये उनका निजी फैसला है। हम तो ये चाहते थे कि वो कंटिन्यू करें। उन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़े एफर्ट्स किए। ये चलता है, हालात बदलते हैं, कभी कोई पार्टी आती है, कभी कोई पार्टी आती है। ये भी वक्त था कि जब 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जीते, तो 2009 में ये था कि शायद कांग्रेस हार जाएगी, लेकिन लोगों ने कांग्रेस को दोबारा मौका दिया, कांग्रेस ज़्यादा सीटें लेके जीत गई, जिस दिन अब हुआ है। तो एक मौका लोग देते हैं, 10 साल का टाइम उन्होंने दिया, 5 साल मोदी जी को पहले दिया, 5 साल अब दिए। तो मैं समझता हूँ राहुल ने अच्छे तरीके से कैंपेन की, अच्छे तरीके से उन्होंने युवाओं को आगे लाने का प्रयास किया। अब मतदाताओं की एक सोच थी, लोगों ने, बीजेपी ने झूठ बोल के लोगों को एक्सप्लॉइट कर दिया, लोगों के दिमाग में डाल दिया कि शायद हम ही सब कुछ कर रहे हैं, पहले कुछ नहीं हुआ। जबकि लोग जो अच्छा मतदाता है वो समझता है कि आज अगर इस देश में प्रगति हो रही है, ये देश तरक्की की तरफ बढ़ा है, तो इसकी नींव जो है वो कांग्रेस ने डाली है। जिस देश में सुई भी नहीं बनती थी, आज इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट, इतने बड़े बड़े डैम, इतने बड़े बड़े एयरपोर्ट्स, ये सब कुछ जो मैं समझता हूँ ये कांग्रेस पार्टी की देन थी। इसमें उनको मौका मिला है, तो हमें कोई। तो सर, विपक्षी दलों का काफ़ी एक चल रहा है कि क्या शायद से राहुल गांधी जी ने लोकसभा इलेक्शन की हार को लेकर इस्तीफ़ा दिया, आप इसको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वही इसीलिए इस्तीफ़ा दिया ना उन्होंने कि कांग्रेस पार्टी जो उम्मीद करती थी उस उम्मीद के मुताबिक जो है वो नतीजा नहीं आया। तो राहुल गांधी जी ने ये कहा कि कहीं मेरे पे प्रश्न चिन्ह ना लगे कि राहुल गांधी की लीडरशिप के कारण शायद नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि पार्टी नया विकल्प ढूंढे, नया प्रधान बनाए, और उन्होंने कहा कि मैं एज ए कार्यकर्ता मैं पार्टी को मजबूती के लिए काम करूंगा। वो ये नहीं कि पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया तो वो राजनीति से हट गए, वो एक्टिवली राजनीति करेंगे, पार्टी को दिशा निर्देश देते रहेंगे, पार्टी को गाइड करते रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में कांग्रेस मजबूती से आगे आएगी। तो सर, आपको नहीं लगता कि विधानसभा में कोई असर पड़ेगा इस चीज़ को लेके? नहीं, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे क्या असर पड़ेगा? कोई आपकी इलेक्शंस को लेके कहे लोगों के मन में कुछ जो विचार थे वो चेंज हो जाएं कुछ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों को अच्छा ही लगेगा, लोगों को ठीक ही लगेगा। तो मैं समझता हूँ कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पार्टी मजबूत होकर आगे निकलेगी।
तो आज आपने देखा कि आज हमने काफ़ी मुद्दों पे जो एक राज्यसभा में भी काफ़ी जो बिल पास हुए तो इलेक्शंस को लेके भी जो राज्यसभा में काफ़ी जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने उनका कहना था कि एक इलेक्शंस को अगर लोकसभा इलेक्शंस हो चुके हैं तो विधानसभा इलेक्शंस को क्यों नहीं किया जा सकता। काफ़ी चर्चा और काफ़ी विवाद इसमें खड़े हुए थे। तो आज हमने बात की थी हमारे सीनियर लीडर कांग्रेस के मनजीत सिंह जी से। तो इसी तरह से बने रहे जेके डायरी न्यूज़ के साथ। विद्रोही डोगरा, धन्यवाद।